तो गाइस अभी स्टार्ट करते हैं चैप्टर चैप्टर 8। सबसे पहले लेंगे चैप्टर 8 और चैप्टर 8 के अंदर चैप्टर 8 का नाम है डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड। डिविडेंड तो आप सबको मालूम होगा क्या होता है, और अगर नहीं मालूम तो मैं एक वीडियो अगली बनाऊंगा जिसके अंदर डिविडेंड के बारे में डाल दूंगा। और अभी स्टार्ट करते हैं चैप्टर के अंदर। इस वीडियो के अंदर अभी हम लोग लेने वाले हैं सिर्फ सेक्शन 123। सेक्शन 123 का नाम क्या है? सेक्शन 123 का नेम है प्रोविजंस रिगार्डिंग डिक्लेरेशन एंड डिविडेंड ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड। तो अब स्टार्ट करते हैं इसके अंदर। सबसे पहले देखते हैं कि कंपनी को अगर सबसे पहले हम लोग कंपनी की तरफ से एक बार सोच के देखते हैं कि अगर मान लो आप एक कंपनी हो, मान लो हो नहीं आप, कि अब आप एक कंपनी हो तो आपको डिविडेंड डिक्लेयर करना है अपने शेयर होल्डर्स को। तो आप सबसे पहले क्या करोगे? कॉमन सी चीज़ है कि जो भी प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट करना है वो प्रॉफिट कलेक्ट करोगे। तो सबसे पहले भाई कंपनी वही करेगी, हर कोई कंपनी। हाँ मैंने बोला है आप भी कोई कंपनी हो, बट इधर नॉर्मल कंपनी की बात करो। तो वो जो कंपनी है, वो कंपनी क्या करेगी? सबसे पहले अपना प्रॉफिट लाएगी, जो भी उसको अपने शेयर होल्डर को शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो अब डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए सबसे पहले लाएगी प्रॉफिट। अब प्रॉफिट लाएगी तो लाएगी कहाँ से? तो अब प्रॉफिट लाएगी कहाँ से? अरे आपसे नहीं मांग रहा, मैं बता रहा हूँ। आप प्रॉफिट लाने के लिए सबसे पहले कंपनी का देखेगी इस साल का कंपनी का कितना प्रॉफिट हुआ है। आपको नहीं मालूम है मुझे, बट अभी इस साल कंपनी को कितना प्रॉफिट हुआ है। तो इस साल जो भी प्रॉफिट हुआ है, अगर मान लो कंपनी को इस साल प्रॉफिट नहीं हुआ तो कंपनी प्रीवियस ईयर का किसी भी प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है जो उसने पिछले साल डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया हो। और अगर कंपनी और चाहे तो कंपनी इस साल का और पिछले साल का दोनों का डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है प्रॉफिट। और बट इसके अंदर भी सबसे पहले इनके अंदर भी कुछ कंडीशंस अप्लाई होती है, जैसे कि आप प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले सबसे पहले कंपनी को क्या करना पड़ेगा? डेप्रिसिएशन लेस करना पड़ेगा उसमें से। और कोई अगर कंपनी को लॉसेस वगैरह हुए तो वो भी लेस करने पड़ेंगे। और उसके अलावा अगर कोई नॉशनल गेन वगैरह हुआ है, नॉशनल गेन कैपिटल गेन, यानी कि कहने का मतलब रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट से कोई भी अगर प्रॉफिट है उसने कंपनी ने कमाया है तो कंपनी उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकती। तो यानी कि तीन चीज़ें कंपनी डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकती इस प्रॉफिट के अंदर। पहली चीज़ क्या देगी कि एक तो डेप्रिसिएशन, दूसरा कोई भी लॉसेस। ये जितने भी साल का हम लोग प्रॉफिट ले रहे हैं ना भी है, उनके अंदर से डेप्रिसिएशन, कोई भी लॉसेस और नॉशनल गेन्स, ये सब एक्सक्लूड कर देने हमें अगर डिविडेंड डिक्लेयर करना है तो। और अब एक सोर्स और है, अगर मान लो कंपनी का प्रॉफिट नहीं हुआ, कंपनी को प्रॉफिट नहीं हुआ तो उस कंडीशन में शेयर होल्डर क्या बोलेंगे कि यार कंपनी तो पैसा खा गई। अब इसी चीज़ को बचाने के लिए शेयर होल्डर फिर इसी अकॉर्डिंग शेयर होल्डर्स इन्वेस्ट नहीं करेंगे। तो इसी चीज़ के अकॉर्डिंग इन शेयर होल्डर्स का इंटरेस्ट सेव करने के लिए गवर्नमेंट कुछ कंपनीज के लिए सिक्योरिटीज ले लेती है कि अगर मान कुछ कंपनीज के लिए अपनी अपनी तरफ से कह देती है कि अगर ये कंपनी अगर आपको डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर पाई या इसको प्रॉफिट नहीं हुआ, कुछ बिजनेस को प्रमोट करने के लिए करती है गवर्नमेंट ऐसा। तो अगर ये कंपनी आपको डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर पाई तो गवर्नमेंट कहती है कि हम डिक्लेयर कर देंगे उस कंडीशन के अंदर। तो उस कंडीशन के अंदर जब गवर्नमेंट शेयरहोल्डर्स को ये भरोसा दिलाती है कि हाँ भाई अगर कंपनी नहीं करेगी तो आपको पेमेंट हो जाएगा, आप इसलिए आप इन्वेस्ट करो। तो अभी चार सोर्सेज हैं इसके डिविडेंड लाने के। पहला सोर्स क्या है कि इस साल का प्रॉफिट, दूसरा सोर्स है पिछले साल का प्रॉफिट, और तीसरा है कि दोनों दोनों मिला के दे दो। और चौथा है कि अगर आप वो भी नहीं कर पाते हो तो गवर्नमेंट आपकी तरफ से आपके शेयर होल्डर्स को पे करेगी। और चलो ठीक है, अब आपके पास प्रॉफिट है। आप इस प्रॉफिट को चाहो तो आप सेव भी कर सकते हो। आप सेव करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ट्रांसफर टू रिजर्व्स। तो इस प्रॉफिट को आप ट्रांसफर टू रिजर्व्स यानी कि आप ट्रांसफर कर सकते हो। तो अब ट्रांसफर कितना करना है, क्या करना है, वो कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। और इसकी कोई रेट वगैरह फिक्स नहीं है, बाकी आपका जितना मन करे आप उतना ट्रांसफर कर देना। अगला आता है कि अब मान लो आपने ट्रांसफर भी कर दिया, आपका प्रॉफिट आप ला के अपने रिजर्व में जितना डालना था वो डाल भी दिया। अब मान लो आपके पास पेमेंट नहीं है, तो अगर मान लो आपने पिछले साल के प्रॉफिट में से निकाला अगर पेमेंट, तो उसकी प्रोसेस क्या है? अब उसके अंदर से कैसे पैसा इस साल लेके आएंगे, कितना प्रॉफिट अपन पिछले साल में से यहाँ इस साल लाएंगे। तो उसका प्रोसेस आता है, ये होता है कि सबसे पहले तो आपको क्या करना है, आपको भी नहीं, अभी आपको करना पड़ेगा सबसे पहले तो कि पिछले साल के प्रॉफिट जो आप लेने वाले हो वो 10% पेड शेयर कैपिटल और फ्री रिजर्व्स का
10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यानी कि पेड शेयर कैपिटल और रिजर्व्स को जब ऐड करोगे, पेड शेयर कैपिटल और रिजर्व्स को जब ऐड करोगे तो उसका जो है ना 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए वो डिविडेंड का रेट, और डिविडेंड उसके उसके 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और इसके बाद में आता है दूसरी कंडीशन अप्लाई। दूसरी कंडीशन ये है कि जो ये जो प्रॉफिट आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो उसके अंदर से सारे जितने भी लॉसेस वगैरह हैं वो सबको आपको रिमूव करने पड़ेंगे। जितने भी लॉसेस वगैरह हैं आपके इस साल के हो या प्रीवियस ईयर के हो, उन सबको लेस करने के बाद में उनको सबको सेट ऑफ कर देना। उसके बाद में इस साल के हो या प्रीवियस ईयर के हो, सबको लेस करने के बाद में जितना बचेगा सिर्फ उसी को शेयर कर सकते हो आप। और उसके अंदर से भी 15% जो बैलेंस है उसका आप शेयर कहने मतलब पेड अप शेयर कैपिटल और फ्री रिजर्व्स को ऐड करने के बाद ऐड करके उसका जो 15% है, इतना इतना जो बैलेंस है, जितना भी आपका अमाउंट आएगा उतना जो है ना अमाउंट फ्री रिजर्व्स के अंदर भी बचा हुआ होना चाहिए, आपके प्रॉफिट के अंदर बचा हुआ होना चाहिए। बैलेंस अमाउंट होना चाहिए 15% पेड अप शेयर कैपिटल और फ्री रिजर्व्स का। और इसकी जो रेट है, अब जो डिविडेंड अपन ने ले लिया पिछले साल का प्रॉफिट, अब हमने लॉसेस भी लेस कर दिए, 10% निकाल भी लिया और 50% बचा भी लिया। लेकिन अब जो डिविडेंड अपन लोग डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं उसकी जो रेट है ना वो पिछले 3 साल के एवरेज डिविडेंड रेट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। पिछले 3 साल के एवरेज डिविडेंड रेट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और अब अगला आएगा, अब मान लो अपन ले भी आए, बैंक पे में पैसा आ भी गया, रिजर्व में दे दिया, इस साल नहीं था इसलिए पिछले साल से ले भी लिया। अब बारी आती है कि अब इस पैसे को क्या करेंगे। अब कंपनीज एक्ट कहता है कि अब इस जो आपके पास पैसा आ गया है, अब इस पैसे को आप लोग को क्या करना है, एक सेपरेट बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना है 5 दिन के अंदर अंदर। जब एजीएम हुई है, एजीएम होने के 5 दिन के अंदर अंदर आपको इस अमाउंट को उठा के क्या करना है, सेपरेट बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना है। अब ये बैंक अकाउंट खुलेगा एक शेड्यूल बैंक के अंदर किसी भी, उसके अंदर आपको ये पैसा डालना है। अब पैसा भेज दिया, क्या क्या किया, उससे पैसा लाए, अब रिजर्व में भी ट्रांसफर कर दिया। इस साल नहीं था प्रॉफिट तो पिछले साल के प्रॉफिट भी उठा के ले आए, और अब इस अमाउंट को अपन ने सेपरेट बैंक अकाउंट में भी डाल दिया। अब इसके अंदर पेमेंट कैसे करना है, किसको करना है। तो इसके अंदर क्या क्या प्रोसेस है कि आपको आपको जो पेमेंट करेंगे, पेमेंट होगा कैश के अंदर, बैंक के थ्रू, चेक के थ्रू, और डिविडेंड वारंट के थ्रू, या किसी भी ई कॉमर्स वे में, किसी तरह से आप ट्रांसफर कर सकते हैं जैसा आपका मन करे। बाकी अब पेमेंट करेंगे किसको, यार पेमेंट करेगा तो करेंगे नहीं किसी को भी, तो जो भी शेयर होल्डर है, जितना जो भी ओनर है उसी को पेमेंट ट्रांसफर होगा। तो बस एक तो शेयर होल्डर को ट्रांसफर करेगी, या फिर उसी की वो बोल दे कि मेरा पैसा किसी और को दे देना, या किसी और के नाम के लिए बोल दे, उसको ट्रांसफर करना है। तो कंपनी उस केस के अंदर उसको उस थर्ड पार्टी को भी पे कर सकती है। और कुछ केसेस के अंदर होता है कि कंपनी क्या करती है कि बैंकर्स को दे देती है पैसा, कि बैंक्स के अंदर जाके पैसा दे देती है कुछ बैंक्स को, जिसके अंदर उनके उसके जिस बैंक के अंदर उसके काफ़ी सारे शेयर होल्डर्स का अकाउंट खुला हुआ हो, तो कंपनी क्या करती है उस बैंक को ही पैसे दे देती है, और फिर वो बैंक अपने अकाउंट होल्डर को कंपनी की तरफ से उनका डिविडेंड पे कर देते हैं। अब कुछ केसेस के अंदर होता है कि कंपनीज के ऊपर प्रोहिबिशन लग जाता है कि डिविडेंड डिक्लेरेशन के ऊपर, यानी कि कंपनी कुछ केसेस के अंदर डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकती। अब उसके अंदर भी केसेस क्या क्या है, उसके अंदर दो केसेस है, सिर्फ दो के अंदर से पहला केस ये है कि कंपनी अगर सेक्शन 8 की कंपनी है, अब सेक्शन 8 कंपनी के बारे में तो मालूम ही होगा, इट इज़ नॉट फॉर प्रॉफिट के लिए बनाई जाती है। और फिर अगर नॉट फॉर प्रॉफिट है तो अगर डिविडेंड डिक्लेयर करेंगे तो डिविडेंड क्या है, एक तरह से प्रॉफिट ही है, तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट वो वैसे कर ही नहीं सकती है। तो अब इस केस के अंदर कॉमन सी बात है कि वो कंपनी अपना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकती। तो और दूसरी कंडीशन आएगी अगली कि इन केस ऑफ डिफॉल्टिंग कंपनी, प्रोहिबिशन इन केस ऑफ डिफॉल्टिंग कंपनी, यानी कि अगर कोई भी कंपनी के अंदर कुछ भी उन्होंने घोटाला करा गया, सेक्शन 73 या सेक्शन 74 को ब्रीच किया, तो उस केस के अंदर भी कंपनी अपना डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकती। अब बात है कि सेक्शन 73 और 74 है क्या। अब सेक्शन 73 तो है कि डिपॉजिटिंग ऑफ डिपॉजिट्स, अगर
डिपॉजिट्स लेने में या देने में को लेने या देने करने में कुछ भी अगर कंपनी घोटाले करती है तो वो अपना डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकती। और या फिर सेक्शन 74 के अंदर जैसे रीपेमेंट के अंदर कुछ घोटाले कर रही है, कुछ दिया नहीं या ले लिया या कुछ भी है, उसके अंदर जो भी अगर कुछ भी कंडीशन अगर ब्रीच वगैरह करती है तो उस कंडीशन के अंदर कंपनी अपना डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकती। तो अभी सेक्शन 123 के अंदर क्या क्या आया अभी तक? सबसे पहले आया कि कंपनी पैसा कहाँ से लाएगी। तो पैसा लाने के सबसे पहले क्या, पैसा कहाँ से लाएगी? सोर्सेज ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। तो सोर्सेज ऑफ डिविडेंड ऑफ डिक्लेरेशन सबसे पहला सोर्स था कि करंट प्रॉफिट फ्रॉम द करंट ईयर, और दूसरा था प्रॉफिट फ्रॉम द प्रीवियस ईयर, तीसरा था कि बोथ करंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर प्रॉफिट, और लास्ट चौथी कंडीशन थी प्रोविजन ऑफ मनी नहीं बाय द गवर्नमेंट। और अब उसके बाद में अपन हमने पढ़ा और था सेकंड चीज थी ट्रांसफर टू रिजर्व्स, और उसके बाद में अगला था ट्रांसफर टू रिजर्व्स विद इन 5 days। अब इस बाद में डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड इन केस ऑफ inadequate or absence of profit, in case of inadequate or absence of profit। और इसके बाद में आएगा इसके अंदर हमने क्या 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 प्रोसेस पढ़ी कि सबसे पहली चीज the dividend rate should not exceed the average 3 years rate of profit, 3 years average rate of 3 years dividend rate। और दूसरी कंडीशन the dividend should not exceed the 10% of paid up share capital and plus free reserves। and the third condition थी any losses during this period should be less from this profit before declaration of dividend। और फोर्थ थी कि क्या कि the balance of the profit reserves should be remained and more than 15% of paid up share capital and free reserves। और इसका हमने क्या रीड किया? अगला था कि पेमेंट आ गया। अब इसके बाद में क्या करना है? पेमेंट और ट्रांसफर। अब ट्रांसफर ऑफ अमाउंट टू सेपरेट बैंक अकाउंट, डिपॉजिटिंग ऑफ अमाउंट ऑफ डिविडेंड, ट्रांसफर ऑफ अमाउंट ऑफ डिविडेंड। इसके बाद में आएगा पेमेंट ऑफ डिविडेंड, पेमेंट made by cash, bank, check, dividend warrant and any other electronic medium, and payment paid to shareholders to his order or to shareholders, bankers to the bankers। और एंड लास्ट आएगा prohibition on declaration of dividend, prohibition in two cases। First one is the prohibition in case of section 8 company, and second one is prohibition in case of defaulting company under section 73 and 74। बस आज के बस इतने, काफी पढ़ लिया, अब आगे बढ़ेंगे। तो बस आज के लिए बस गाइस इतना ही। अब मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर और कुछ नया सीखते हैं। अभी के लिए तो इतना ही।